नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा एस्पेक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अभी हमने पिछले एपिसोड में आपको भारत सरकार अधिनियम 1861 और भारत सरकार अधिनियम 1892 के बारे में बताया था। अभी हमारा जो सीरीज है वो चल रहा है भारत में संवैधानिक संस्थाओं के विकास पे। इसकी 6 कड़ी हम बना चुके हैं, वो अपलोड भी हो चुका है और 7वें कड़ी के रूप में आज हम आपको बताएंगे मार्ले मिंटो रिफॉर्म। वैसे तो इसे भारत सरकार अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, लेकिन इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। वैसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसका नाम क्यों रखा गया और आज भी इस नाम को हम क्यों झेल रहे हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समझ से बाहर की बात है। क्योंकि मार्ले मिंटो रिफॉर्म ये नहीं था, ये एक तरह से भारत को बैक गियर में ले जाने की प्रक्रिया थी। यहीं से आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत हुई। एक तरह से भारत में मुस्लिमों को उनके अनुपात से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया और कहीं ना कहीं इसी एक्ट के जरिए भारत में दूसरे जात के मतलब सभी जात के लोगों ने अपने अपने लिए आरक्षण की मांग शुरू कर दी सरकार में। बहरहाल हम चलते हैं मूल रूप में मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसके में और भारत सरकार अधिनियम 1909 में। मार्ले उस समय भारत मंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन में जो सिस्टम बनाया गया था भारत के ये मामलों को देखने के लिए एक मंत्री हुआ करते थे, तो मार्ले वहाँ मंत्री थे। और मिंटो सेकंड भारत में उस समय वायसराय थे, समझ गए। तो चूँकि उनके इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से इस एक्ट का जन्म हुआ था, इस एक्ट के प्रावधान को जो है अस्तित्व में लाया गया था, इसलिए इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। दोस्तों, अब इसको हम पहली बार आपको हमने पहले बता दिया कि इस एक्ट से भारत में पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पर सरकार में प्रतिनिधित्व शुरू हुआ और जातीय आधार पर प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई। तो कैसे, ये समझिए। एक्ट बनने से पहले 1906 में 1906 में आगा खां एक मुस्लिम समुदाय के एक लीडर थे। आगा खां समाज सेवी थे, आगा खां उनका नाम था। वो जो है लंदन गए और लंदन में जाकर उन्होंने भारत मंत्री मार्ले से मुलाकात की और मार्ले से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई शासन व्यवस्था में भारत की शासन व्यवस्था में आप मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व दीजिए। मुस्लिमों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मार्ले ने उनकी डिमांड को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, ये इतिहास का कहना है, इतिहासकारों का कहना है। ये आप जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, आप जब बिपिन चंद्रा को पढ़ेंगे और जो अन्य इतिहासकारों को पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी कि आगा खां ने मांग की थी सबसे पहले भारत में धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व की सरकार में। तो इसको मार्ले ने नहीं माना। तब आगा खां इंडिया आए और इंडिया में उन्होंने यहाँ के वायसराय मिंटो सेकंड से इन्होंने मुलाकात की और वहाँ भी उन्होंने अपनी डिमांड रखी। बहरहाल जो भी हुआ हो, 1909 में जो एक्ट आया उसमें आगा खां जो चाह रहे थे उससे ज़्यादा उनको दिया गया था। कैसे, तो ये समझिए। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के जरिए मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया अंग्रेज़ों ने। कैसे प्रयास किया, तो अंग्रेज जो हमें आगा खां जो गए थे वो तो हमने बता ही दिया। इस एक्ट के जरिए केंद्रीय विधानमंडल में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में वायसराय की परिषद के अलावे जो 10 से 16 की व्यवस्था थी उसको 60 कर दिया गया। ठीक, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई, लेकिन ये कहा गया कि इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को सरकारी सदस्यों की संख्या से बढ़ाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर 60 कर दी गई केंद्रीय विधानमंडल में और प्रांतीय विधान परिषद में क्या किया गया कि संख्या निश्चित तो नहीं की गई, लेकिन गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत में रखने का प्रावधान दे दिया गया। ठीक, ये 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म जिसको कहते हैं, वैसे इसको हम कहते हैं 1809 का भारत परिषद अधिनियम।
इसमें पहली व्यवस्था ये की गई कि इसमें जो है केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या 60, प्रांतीय परिषदों की संख्या बढ़ाने का अधिकार, गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत में रखने का प्रावधान कर दिया गया। उसके बाद मुसलमानों को संख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। वो कैसे, वो अब आप समझिए, उसको हम आपको बता रहे हैं। 1906 में यह तो आप समझ ही गए थे, इंडिया काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के प्रथम बार धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया गया। मुस्लिम, ये कहा गया कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुसलमान ही वोट कर सकता है। समझ गए, ये पहली बार व्यवस्था की गई। अगर किसी कंस्टिट्यूंसी से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हुए हैं तो उनके लिए मुसलमान ही वोट करेगा, हिंदू उसमें वोट नहीं करेगा। मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्र व प्रांत में अधिक प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल के जो विधानमंडल में 60 सदस्य बताए गए, उसमें भी मुस्लिमों का जो उसमें जनसंख्या जो आबादी 20% थी उससे ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया, और प्रांतीय परिषद में भी ज़्यादा दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे, जिस सीट को मुस्लिम के लिए आरक्षित किया गया, उस सीट पर केवल मुसलमान ही वोट कर सकते थे, हिंदू वोट उस सीट पर नहीं कर सकते थे। ठीक, ये किया गया। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। इसके बाद भी मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है इस एक्ट को, पता नहीं क्यों। ये रिफॉर्म तो नहीं हुआ कि पहली बार आपने जो है यहाँ आपने सांप्रदायिक आधार पर देश को बांट दिया, उसका परिणाम हमने बाद में भुगता 1947 तक आते आते। तो खैर जो भी था, तो ये हुआ मुस्लिम मतदाता को वोट डालने की, उसमें क्या था उस समय जो वोटिंग एबिलिटी, वोटिंग के लिए जो योग्यता तय की गई थी, उसमें एक आय का था कि इतना, कम से कम इतनी आय आपको होनी चाहिए। तो हिंदुओं के लिए तो जितना रखा गया था कि इतनी आय आपको होनी चाहिए, उसका 40% कम मुस्लिमों के लिए रखा गया, मुस्लिम मतदाताओं के लिए। यहाँ भी पार्शलिटी की गई। एक तो मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया, सीट आरक्षित कर दी गई। ऊपर से ये कहा गया कि मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए मुसलमान वोटर ही वोट करेंगे। और तीसरा, वोट देने की जो योग्यता थी वो भी हिंदुओं की अपेक्षा मुस्लिमों की योग्यता को कम रखा गया। और क्या चाहिए था। ठीक, पहली बार सांप्रदायिकता को भारत में वैधानिक रूप दिया गया। इस कारण मिंटो सेकंड को भारत में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन कराने का जनक, भारत में सांप्रदायिकता का जनक मिंटो को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ये व्यवस्था की। समझ गए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म का और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये है कि उसने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने के लिए ही केंद्रीय विधानमंडल में 60 सदस्य बढ़ाए और प्रांतों में बढ़ाए, और मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित की। मुस्लिम वोटरों के लिए जो योग्यता थी उसको भी हिंदू वोटरों से कम करके रखा गया, और उनको सीट अनुपात, आबादी के अनुपात में उनको सीट भी अधिक दी गई। दैट इज मार्ले मिंटो रिफॉर्म। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि 1909 का महत्व भारत जैसे देश के लिए क्या है, उस रिफॉर्म का महत्व। फिर भी जो भी था वो तो था ही, अंग्रेज़ों के हाथ में सरकार थी, उन्होंने जो चाहा वो किया। तो ये था दोस्तों हमारा मार्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसी के बाद भारत में जितने भी आज की जो भी धार्मिक और जातीय समस्याएं हैं, वो सब इसी मार्ले मिंटो एक्ट के बाद एक्ट से हमारे सामने आई है, और हम उसका आज भी सामना कर रहे हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार 1919 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में। आज हमें इजाज़त दीजिए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल, हमारा कंटेंट जिस विषय पर हम आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।